नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, प्लस टू क्लास ज्योग्राफी से हमने लेसन 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रश्नोत्तर सीरीज स्टार्ट की थी। प्रश्नोत्तर सीरीज में हमने पहले लघु उत्तरीय प्रश्न किए। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको पहले वाली वीडियो से सभी पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि आपने उससे पहले वाली 2 वीडियो के जरिए लेसन को अच्छे से समझ लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन करो। जैसा कि हमने पाठ की शुरुआत भी मानव भूगोल की परिभाषा से की थी और उसकी प्रकृति के बारे में भी जाना था। आज हम उसी बात को दोहराते हुए प्रश्नों के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल की परिभाषाएं। हमने रेजटेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा जानी है। आज एक बार और फिर जान लेते हैं ताकि दोहराई से हमारा विषय सुदृढ़ हो जाए। मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। हमने पहले भी यही जाना था कि रेजटेल का मानना है कि मानव भूगोल क्या है? मानव समाज और धरातल अर्थात इस धरा पर जो चीज़ें हैं उनके बीच संबंधों का अध्ययन है। अध्ययन ऐसा नहीं, संश्लेषित, एनालिटिकल स्टडी की जाती है। एनालिटिकल यानी क्या क्या गहराई से उनका अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आपको परिभाषा अच्छे से याद हो गई होगी। नेक्स्ट, कुमारी सैंपल के अनुसार, कुमारी चर्चिल सैंपल की परिभाषा भी आपने जानी है। वो कुछ रेजटेल से ही मिलती जुलती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी कहने का मतलब उनका समझ जाइए आप कि पृथ्वी भी अस्थिर यानी पृथ्वी में भी परिवर्तन आता रहता है। क्रियाशील मानव अर्थात मानव भी क्रियाशील हरदम रहता है और उनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंध का मतलब यहाँ है कि उनका संबंध एक जैसा नहीं रहता है। कभी प्रकृति का प्रभाव मानव पर ज़्यादा हो जाता है, कभी मानव का प्रकृति पर, इसलिए उनका संबंध परिवर्तनशील रहता है और उनका अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि मानव भूगोल क्या है। अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव और उनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी परिभाषा को हम अपने अनुसार नहीं गढ़ सकते हैं, जैसा उन्होंने बताया है वैसा ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट परिभाषा है पाल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार। उनके अनुसार थोड़ी टिपिकल परिभाषा है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के, यानी कहने का मतलब वही इनका है, थोड़ा घुमा फिरा के, वर्ड घुमा फिरा के, कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम अर्थात भौतिक वस्तुएं जो यानी कहने का मतलब एक तरफ से प्रकृति, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहा जाता है। अर्थात उनके संबंधों से जो निष्कर्ष निकलता है, जो संकल्पना निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अब याद हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव भूगोल की प्रकृति। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर अभी भी दे पाएंगे, क्योंकि आपने पहले लेसन को अच्छे से जाना है। मानव भूगोल की प्रकृति में मानव तथा वातावरण के बीच कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हमने परिभाषा में जाना है। मानव भूगोल है ये मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, और वो भी कार्यात्मक, यानी दोनों के बीच में क्या संबंध है, कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव पर प्रकृति के प्रभाव का वर्णन भी मानव भूगोल में किया जाता है। प्रकृति का मानव पर प्रभाव भी इसमें अध्ययन किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का अध्ययन भी किया जाता है।
कि मानव ने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, ये अध्ययन भी किया जाता है किसमें, मानव भूगोल में। उसके बाद मानव भूगोल का महत्व आजकल बढ़ता जा रहा है, यानी मानव भूगोल की प्रकृति विस्तृत होती जा रही है। मानव भूगोल को महत्वपूर्ण बनाने में पाल विडाल डी ला ब्लास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये भी हम इसकी प्रकृति में लिखेंगे। आई होप कि आप अब इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर अभी दे पाएंगे, और एग्ज़ाम में तो आई होप कि आप 100% दे पाएंगे कि मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं और उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात उसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन। अब से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद होते रहे। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों या विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। आपको पहले से ही पता है कि मानव भूगोल के बहुत से उपक्षेत्र हैं, जिनमें आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल के बारे में आपने परसों वाली वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप में जाना था। चलो हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली शाखा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक क्रियाएं कौन सी? उत्पादन संबंधी क्रियाएं। और कौन सी क्रियाएं? जैसे लकड़ी काटना, कृषि, पशुपालन, वानिकी, ये सभी कार्यों का अध्ययन किस में किया जाता है? आर्थिक भूगोल में किया जाता है। जैसे आपने पिछली छोटी कक्षाओं में जाना था कि लोग आर्थिक क्रियाओं में पशुपालन को शामिल करते हैं, कृषि को करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्थानांतरित कृषि होती है, रोपण कृषि होती है, अर्थात इन सभी का अध्ययन हमने कहाँ पर किया था? ज्योग्राफी में किया था, जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में हम समाज की यानी मानव की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, कल्चर का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहनावा, भोजन, रहन सहन, खान पान आदि का वर्णन किया जाता है। सांस्कृतिक विकास का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। विकास मतलब सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ा जाता कि कल्चर कैसी है, ये भी पढ़ा जाता है कि उस कल्चर में क्या बदलाव हुआ है। ये भी सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ा जाता है कि संस्कृति यानी पहनावे में क्या चेंजेज आए हैं, भोजन में क्या चेंजेज आए हैं, रहन सहन में, ये यानी सांस्कृतिक विकास का अध्ययन भी सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक भूगोल। किसी क्षेत्र में हुए परिवर्तन का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। चाहे कौन सा भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, जनसंख्या का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हुए परिवर्तन का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। इसमें धरातल, स्थिति तथा राज्य के विस्तार का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हैं कि धरातल में क्या परिवर्तन आया है, स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, यानी राज्यों की क्या स्थिति है, कि राज्य अब छोटे रह गए हैं या बड़े हो गए हैं, उनकी सीमा में क्या बदलाव आया है, उनकी जियोग्राफिक कंडीशंस में क्या बदलाव आया है, ये सब अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक भूगोल में। हार्टशॉर्न के अनुसार, हार्टशॉर्न एक भूगोलवेता है जिनके मुताबिक ऐतिहासिक भूगोल क्या है? ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। भूतकाल मतलब आपको पता है कि पुराने समय में इतिहास यानी हमारी ज्योग्राफी में क्या क्या कार्य होते थे, वो अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक भूगोल में। अर्थात इस परिभाषा से आपको और अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्र तथा राज्य की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने जाना कि भारत की सीमाएं पहले अफगानिस्तान का एरिया, कंधार, काबुल तक का एरिया भारत के अंडर में आता था, म्यांमार का एरिया। अर्थात राष्ट्र तथा राज्य की सीमाओं का अध्ययन, अर्थात ये एरिया आता था, इन सब का अध्ययन करना किस में शामिल है? राजनीतिक भूगोल में शामिल है। इसमें राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन भी किया जाता है, यानी देश के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, परिवार नियोजन किया जा रहा है या फिर कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। अर्थात राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। राजनीतिक भूगोल राज्यों का भूगोल है। कहने का मतलब है
कि राजनीतिक भूगोल में अलग अलग राज्यों की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल जैसा हमने पढ़ा था, इसमें हम सथल का युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है, सथल अर्थात सथल और युद्ध का महत्व का वर्णन किया जाता है सैन्य भूगोल में। था जैसे मैंने पहली वाली वीडियो शुरुआत वाली वीडियो में आपको बताया था कि मान लीजिए भारत का चीन के साथ युद्ध होता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है कि कौन से स्थान से युद्ध करना भारत के लिए लाभदायक रहेगा, अर्थात ऐसा अध्ययन सैन्य भूगोल में किया जाता है। इसके लिए फिर भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन जरूरी हो जाता है। भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए हम हिमालय क्षेत्र से चीन के साथ युद्ध करें। हिमालय भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक फिजिकल डिवीजन है, तो आप समझ गए होंगे कि सैन्य भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है। लास्ट में सैन्य भूगोल में हम के बाद कृषि भूगोल में क्या क्या अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल महत्वपूर्ण शाखा आती है मानव भूगोल की। इसमें कृषि संबंधी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कृषि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं या कृषि की विभिन्न शाखाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कृषि भूगोल में। जैसे कि भूमि, सिंचाई, पशुपालन आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें, कृषि भूगोल में। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस evening.